हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूटी पीजी वाला में। और जब ये वीडियो क्रिएट किया जा रहा है तो आज की तारीख है 25 ऑफ मार्च एंड जो फर्स्ट शिफ्ट में सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी हो चुका है। सेंटर पर जा कर के रिएक्शंस भी हमने जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के वो ले लिए हैं, उनसे पूछा, खुद जा कर के पूछा कि भैया कैसा पेपर गया, कैसा लग रहा है। इनफैक्ट पेरेंट्स के भी रिएक्शंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ग्रेजुअली आपको हमारे चैनल पर वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बट एक सेशन मेमोरी बेस वाला हमने कर लिया था जो कि थोड़ा-सा ज़्यादा है ना, मेस्ड अप सेशन था। रीज़न था कि हम लाइव क्लास में और लाइव फ़ोन कॉल पर अपने स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि कौन-कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होता है, इसीलिए पेपर जो है वो हाथ में नहीं आता। हमें मेमोरी बेसिस पर ही जो क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाना पड़ता है। बट अब क्योंकि वो वाला सेशन हो चुका है तो अब इस सेशन में हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक मैनर में कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, किस-किस टॉपिक से आए हैं। इनफैक्ट यूनिट वाइज़ बात करेंगे इनफैक्ट, ठीक है ना, राइट? तो किस-किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं एंड किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो हम जब यूनिट वाइज़ टॉपिक्स की बात करेंगे तो आपको अपने आप दिख जाने वाला है कि किस यूनिट का जो वेटेज है वो इस बार के एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिला और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए अगर आप 2026 के लिए सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए सेशन देख रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा, स्टूडेंट्स का क्या कहना था एंड मेरी तरफ से क्या टेक अवे रहेगा कि भैया ये सारे क्वेश्चंस देख करके या पूछ करके पता करके मुझे कैसा लगा कि क्या लेवल सही था, नहीं था, क्या था, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट एज़ वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कट ऑफ कम होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे वर्डिक्ट बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। लेकिन हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में भी कि कैसी रहने वाली है कट ऑफ और क्या हो सकता है। ठीक है, राइट? इसके अलावा एग्जाम पैटर्न जो है क्या वो बदल गया है, बदला है तो कितना बदला है, नहीं बदला है तो नहीं, कैसे नहीं बदला है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक मैनर में भाई साहब बात करने वाले हैं हम सभी। तो अगर आप सभी को ये सेशन बढ़िया लगता है, मेरे साथ पढ़ना बढ़िया लगता है, तो इस सेशन के साथ अपना साथ बनाए रखिए। चलिए लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हम यूनिट वाइज बात करने वाले हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं एंड विद दैट किस टॉपिक को हम हर टॉपिक को मैंने सेग्रीगेट कर दिया है किसके हिसाब से, यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो आपके सीयूटी पीजी के सिलेबस में सबसे फर्स्ट यूनिट है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स या वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की, जैसे आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी कह सकते हो, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन या पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। अब यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, मोस्टली ये जो पार्ट था वो कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल का मिक्स था। ठीक है ना, राइट? एरिस्टोटल से क्वेश्चन पूछा गया है, कार्ल मार्क्स से पूछा गया है, बच्चे बता रहे हैं कि मैम जेएस मिल से भी क्वेश्चन पूछा गया है एंड मैकियावेली से क्वेश्चन आया है। एरिस्टोटल से जो उन्होंने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को सेग्रीगेट किया था, है ना, तीन आइडियल एंड तीन डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स बताई है एरिस्टोटल ने दुनिया के 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। कार्ल मार्क्स से एक डायलेक्टिकल मेथड के ऊपर क्वेश्चन आया है, कार्ल मार्क्स का ही। इसके अलावा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में जो स्टेजेस हैं हिस्ट्री के, ठीक है ना, राइट, स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री की बात करता है ना कार्ल मार्क्स, जिसमें वो कहता है कि हिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी क्लास कन्फ्लिक्ट, मतलब हिस्ट्री इज नथिंग बट क्लास कन्फ्लिक्ट की ही हिस्ट्री रही है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास कन्फ्लिक्ट के स्टेजेस बताता है कि हिस्ट्री जो है वो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ी है। तो उसमें वो टोटल 5 स्टेजेस की बात करता है। फिफ्थ वन इज कम्युनिज्म एंड ही स्टार्ट्स विद प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो वो वाला पार्ट जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा जेएस मिल से भी क्वेश्चन है, भी क्लियर नहीं हो पाया कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, बट यस जेएस मिल से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। इसके अलावा मैकियावेली का जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चू का कॉन्सेप्ट है, जो कि फॉर्चूना के साथ हम पढ़ते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यूनिट 1 आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, बिल्कुल डुएबल थी। हम बात करेंगे डिफिकल्टी लेवल की भी, बट पहले देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि क्या होता है कि पहले हम बता देते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा आया, फिर क्वेश्चंस बताते हैं, तो बच्चों को थोड़ा विश्वास सा नहीं होता। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट यूनिट, बिना टाइम वेस्ट करे, नेक्स्ट यूनिट इज कौटिल्य के भैया सप्तांग थ्योरी से क्वेश्चन आया है। दिस टॉपिक इज कांस्टेंट। अगर आप देखोगे तो कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो कांस्टेंट है, मोर और लेस, पिछले 4-5 साल, मतलब दिस वन इज द 5th साइकिल सीयूटी पीजी के एग्जाम में, और लगभग 5 साल में लगभग मैं कह सकती हूँ कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा एम.के. गांधी का जो, या महात्मा गांधी जो है, उनका ट्रुथ एंड अहिंसा से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है। इसके
अलावा अपरिग्रह से रिलेटेड भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा गया है, डूएबल कैटेगरी के थे। इसके अलावा वीडी सावरकर की से पूछा गया था रिलेटेड कि उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वीडी सावरकर ने फॉर्म करी थी या इस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, तो ये भी ईजी यूनिट थी, आराम से स्टूडेंट्स इस यूनिट के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाए हैं अभी तक। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद फिर आ जाते हैं थर्ड यूनिट में, विच इज योर पॉलिटिकल थ्योरी वाली यूनिट। ठीक है ना, राजनीतिक सिद्धांत वाली यूनिट। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी आइजिया बर्लिन का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन आया है। गाया हाइपोथेसिस जो कि ग्रीन पॉलिटिक्स वाला जो पार्ट है, इकोलॉजिज्म वाला पार्ट है, वहां से क्वेश्चन आया है। ये सारी चीजें मैंने आपको यूट्यूब पर जो फ्री क्रैश कोर्स था उसमें पढ़ा रखी है ना। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सिंथिया एंड लोई की कुछ किताबें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी जो कि टॉकविले कहते हैं, है ना, डेमोक्रेसी इन अमेरिका के नाम की किताब लिखी थी और उन्होंने फिर बताया कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि ये एक टायरनी बन सकती है मासेस की। ठीक है, राइट, मेजॉरिटी की। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टॉकविले ने दिया था, राइट। ये यहाँ से क्वेश्चन था। इसके अलावा टीएच मार्शल के सिटीजनशिप पर कॉन्सेप्ट था, अभी मैराथन क्लास में ही हमने पढ़ा था। एंड जो बोडेन है उनकी सोवरेंटी का कॉन्सेप्ट जो था, एब्सोल्यूट सोवरेंटी का कॉन्सेप्ट, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट यूनिट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। आप देख सकते हो कि सिर्फ एक स्लाइड नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन के से पूछे गए टॉपिक्स की 2 स्लाइड है, तो आप अपने आप खुद समझ सकते हैं कि किस यूनिट का जो वेटेज है वो ज्यादा रहा है 2025 के एग्जाम में। अच्छा, अब रियलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, गेम थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन के जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी हैं वो किस कंट्री से थे, इस बात का क्वेश्चन था। ये भी हमने एकदम बोर्ड से उठा करके मतलब पढ़ा है। ठीक है, राइट। क्रोएशिया जो है उसने ईयू कब ज्वाइन किया, माफ करेगा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया धोखे में, यूरोपियन यूनियन कब ज्वाइन किया। ठीक है ना, राइट। क्रोएशिया ने यूरोपियन यूनियन कब ज्वाइन किया। तो हम हमेशा ब्रेग्जिट पढ़ते हैं, बट इस बार एनटीए ने सरप्राइजिंगली क्रोएशिया ने ईयू ज्वाइन कब किया, ये क्वेश्चन पूछ लिया। इसके अलावा सार्क से क्वेश्चन था कि अफगानिस्तान जो है उसने कब सार्क को ज्वाइन किया। ठीक है, इसके अलावा ढाका डिक्लेरेशन से भी रिलेटेड स्टूडेंट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो आया था। गेम थ्योरी हो चुका है। क्रोनोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं, बट इस बार आईआर से एक आधा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि आए हैं। तो एक क्वेश्चन में बर्लिन ब्लॉकेड, वियतनाम वॉर, कोरियन क्राइसिस, इस तरीके के कुछ इवेंट्स दे रखे थे, उनको क्रोनोलॉजी में लगाने का क्वेश्चन था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर होता है, P5 होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड बोल्शेविक रेवोल्यूशन या बोल्शेविक पार्टी जो है यूएसएसआर में उस समय के या रशिया में हुआ करती थी, उसको किसने इस्टेब्लिश किया था, उसमें व्यक्ति का नाम बताना था भाई, तो लेनिन है। ठीक है, इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की जो आईजीओ है, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, राइट, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रिसाइज। ये किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ह्यूमन राइट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बेसिक क्वेश्चन था। आर्कटिक काउंसिल के बारे में कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स बता रहे थे कि मैं आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें कई सारी कंट्री आ जाएंगी आपकी। रशिया जो है वो मेन कंट्री है, इसके अलावा कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह में आर्कटिक सर्कल का हिस्सा है, मतलब वो सारी कंट्रीज जो कि आर्कटिक सर्कल के आसपास है। ठीक है, करेक्ट। चलो, इसके अलावा ओपन डोर पॉलिसी किस कंट्री की है, ये पॉलिसी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया कौन रहे हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे देखना है कि इसमें क्या रशिया से मतलब जब 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था रशिया, उससे मतलब है, या फिर जब यूएसएसआर बना था, जार का जो पूरा का पूरा रिजीम था वो डिसमेंटल करके और फिर यूएसएसआर क्रिएट किया गया था 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के बाद, वो वाले रशिया की बात है, तो वो ऑप्शन से पता चलेगा। बट यस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया जो है ये भी पूछा गया था। तो ये रहा आपका इंटरनेशनल रिलेशन यूनिट 4 का पार्ट। यूनिट 5 पर अगर हम आए तो आर्टिकल शेड्यूल से अमेंडमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अमेंडमेंट में 86, 38 अमेंडमेंट पूछा गया है। मिजोरम को स्टेटहुड किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मिला, यहां से क्वेश्चन रहा है। इसके अलावा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बारे में क्वेश्चन था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इलेक्शंस के बारे में जो मेंशन है वो किस आर्टिकल में है, ये पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है, अगेन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से क्वेश्चन था। पुत्तुस्वामी केस से क्वेश्चन था, जो कि राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। ठीक है ना, और आर्टिकल 21 को और ज्यादा एक्सटेंड करने की बात है इस पर। ठीक है, आर्टिकल 38 एक इसके बारे में बात करता है, ये पूछा गया है। सेकुलरिज्म के बारे में पूछा गया है। 8th शेड्यूल ऑफिशियल
लैंग्वेज के बारे में यूनिट 5 में के तहत ये टॉपिक पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद फिर यूनिट 6 पर आ जाते हैं हम, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इस यूनिट से क्या क्या पूछा गया, तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं एलीट थियरी से मैम कुछ क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट एलीट वर्ड नहीं लिखा था, कुछ घुमा करके वर्ड लिखा था। थॉमस पॉजे या थॉमस पॉगे, आप जैसे भी पढ़ना चाहें, है ना, क्योंकि हाँ जी, ये एक नाउन है तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं अपने तरीके से। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन था, एग्जैक्टली बच्चे नहीं बता पा रहे क्या कुछ पावर्टी से रिलेटेड या पुअर से रिलेटेड था, एग्जैक्टली अभी हमको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये थॉमस पॉगे जो है वहाँ से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। पहले भी CUET PG में यहाँ से क्वेश्चन इस थिंकर से क्वेश्चन पूछा गया और इस बार भी पूछा गया है। इसके अलावा मजीनी नेशनलिज्म का उनका कुछ कॉन्सेप्ट बच्चे बता रहे हैं कि मजीनी और नेशनलिज्म से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इसके बाद फिर यूनिट 7 में मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो देखे गए हैं। पब्लिक ये इस यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं। ठीक है, मिसलेनियस वाला पार्ट अगर आप देखो तो पूछा गया था कि नोटा जो है ये कब आया, ये भी बोर्ड से पढ़ा, मतलब अभी परसों की क्लास थी तो मुझे कुछ ज़्यादा याद है विविडली। नोटा कब आया, 2013 में आया, तो ये बात है। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट से रिलेटेड प्रश्न था। एक और प्रश्न था कि श्री विजयपुरम जो नाम है ये किस जगह की कैपिटल का नया नाम हो गया। ठीक है, तो अंडमान निकोबार का जो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है उसको 2024 में ही नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, करंट अफेयर वाला था। मनरेगा कितने दिन के लिए काम देता है, ठीक है ना, कितने डेज के लिए वर्क प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ये वाला क्वेश्चन था, डुएबल कैटेगरी। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भैया 2 क्वेश्चन जो है लगभग, और भी क्वेश्चंस आई एम श्योर 1-2 और पूछे गए होंगे, लेकिन हाँ 2 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नाम की किताब किसने लिखी और कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी किसने दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, राइट। तो बिल्कुल मान के चलिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा यूनिट है विच इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बट क्वेश्चन वहां से आएंगे, दैट मीन्स आपको पहले से पढ़ करके रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोटा मोटी तौर पर कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस किस टॉपिक से, नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन बट कौन कौन सी यूनिट से, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं यूनिट वाइज। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे आपको एक चीज दिखेगी कि जो वेटेज है या जो इंक्लिनेशन है वो काफी ज्यादा है आपके इंटरनेशनल रिलेशन वाले यूनिट पे, देन आपके क्या बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाले पार्ट पे, एंड देन मिसलेनियस वाले पार्ट में भी काफी सारी चीजें पूछी गई। ठीक है, तो अब ये 3 की 3 यूनिट जो है वो मोस्टली फैक्ट्स वाली यूनिट ज़्यादा है। ठीक है, इन यूनिट्स में आपको फैक्ट्स, डेट्स, बातें, ईयर्स, ये सारी चीज़ें, डेटा याद रखना पड़ता है। इसमें आपको कंसेप्ट या फिलोसफी समझने का ज़्यादा बात नहीं है। ठीक है, तो यही से बात है कि भैया एग्जाम का पैटर्न क्या रहा, राइट, एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है ना जी, राइट। तो एग्जाम का पैटर्न में आप देखोगे कि फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, पहले डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं। तो अलग अलग स्टूडेंट्स, एक हमारे स्टूडेंट ने बहुत प्यारी बात कही थी, शायद वो वीडियो में भी कैप्चर करी गई है। उन्होंने कहा कि मैम मैं अपना तो बता दूंगी कि मुझे पेपर का लेवल कैसा लगा, बट मेरे बताने के पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर किसी के लिए पेपर का लेवल डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हो सकता है मेरे लिए पेपर का लेवल टफ हो, किसी और के लिए ईजी हो सकता है मेरे लिए ईजी हो तो किसी और के लिए टफ हो। तो प्लीज़ इस चीज़ से दिल छोटा बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, पेपर का लेवल क्या हो सकता है, हर एक इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो सकता है, बट जनरली स्पीकिंग, है ना, राइट, जनरली स्पीकिंग आप देखोगे कि ईजी में भी बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था आपका पेपर। हार्ड तो हम नहीं ही कहेंगे, इट वॉज नॉट टफ, डुएबल कैटेगरी का था, आराम से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, मॉडरेट था। अब मॉडरेट और इजी के बीच में कुछ लोगों को थोड़ा इजी साइड पे ज़्यादा लगेगा कि मैम इजी क्वेश्चन ज़्यादा थे, मॉडरेट थोड़े कम थे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि लगे कि मैम इजी क्वेश्चन थोड़े कम थे और मॉडरेट थोड़े से हल्के से टफ, दिमाग थोड़ा सा लगाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। लेकिन जो रेंज है वो इजी टू मॉडरेट ही है, ना ही पूरी इजी है ना ही पूरी मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी थे। अब उसमें 2-4 क्वेश्चन जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द लीग आते हैं, हम उसको कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं और उसको हम पेपर टफ की कैटेगरी में फिर नहीं डालेंगे। तो 1-2-3 क्वेश्चन जो बिल्कुल ही टफ होते हैं वो किसी से नहीं बनते, उस क्वेश्चन के लिए निष्फिक्र है। लेकिन यस, समवेयर मॉडरेट ही था, इजी टू मॉडरेट के बीच में मॉडरेट कह देते हैं, चलिए, है ना, आपकी खुशी के लिए, कि नहीं तो मैम कहनी इजी है ना, डांट दो तुम। तो समवेयर मॉडरेट ही था पेपर, डुएबल था। अगर आप पढ़ रहे हो, राइट, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो,
आप अपना नॉलेज लगा रहे हो, विद दैट अगर आप अपना लॉजिक लगा रहे हो, ठीक है, राइट, तो आप देखोगे कि एग्जाम जो है वो आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो पॉलिटिकल नॉलेज के साथ साथ, मतलब पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज के साथ साथ आपका पॉलिटिकल एप्टीट्यूड भी बराबर से काम करना ज़रूरी है। आ जाते हैं पैटर्न पर, एंड यस हम लास्ट में कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो डायनेमिक क्वेश्चन आए हैं, बड़े बढ़िया डायनेमिक, इधर से इधर एक क्वेश्चन इधर एक क्वेश्चन उधर, मतलब दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन देखा बन गया, हो सकता है बैक टू बैक अगले 3 4 5 क्वेश्चन में इतना दिमाग लग जाए कि मतलब बिल्कुल विस्फोटक है ना, ठीक है, राइट। तो बहुत डायनेमिक क्वेश्चन रहे हैं इस बार के, ठीक है। इसके अलावा फैक्चुअल क्वेश्चंस रहे, कंसेप्ट भी आए हैं, बिल्कुल ऐसे मत समझिए कि कंसेप्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन यस आप बिल्कुल देख सकते हैं कि फैक्ट्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, डेटा ज्यादा पूछा जा रहा है, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या क्या है ना, ये क्यों है, ये किस तरह है, ये कम पूछा जा रहा है, ठीक है, राइट। इसके बाद फिर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, एनटीए ने इस बार एक भी यूनिट नहीं छोड़ी, मिसलेनियस वाले पार्ट में भी कई सारी चीजें जो है वो उठा करके मिसलेनियस वाले पार्ट से भी एनटीए ने पूछ ली है, ठीक है। तो सारे यूनिट्स कवर हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको सारे यूनिट्स जो है बराबर से पढ़ने हैं। इस बार आईआर और आईजीपी में जो वेटेज है वो ज़्यादा आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार ऐसा सेम होगा, ठीक है, इसलिए आपको सारे यूनिट्स पढ़ने हैं। और एनटीए जो है वो मैंने पूछा भी, लाइव भी पूछा वहाँ सेंटर पे जा करके, फिर यहाँ लाइव सेशन में भी पूछा कि भाई अगर आप देखो तो एनटीए क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो आपका नॉलेज और स्मार्टनेस दोनों चेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप क्वेश्चंस का थोड़ा सा एसेंस देखोगे ना, तो आपको ये ना यूपीएससी के क्वेश्चंस, यूपीएससी में जो पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनकी याद दिलाता है, जिसमें आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट भी लगते हैं लेकिन आपका डेटा भी लगता है, आपका नॉलेज चेक किया जाता है लेकिन आपकी स्मार्टनेस भी चेक करी जाती है, ठीक है, राइट। तो आप ज्ञानी बनिए लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट भी बनिए, ठीक है, ये दोनों चीजें एनटीए जो है वो आपके इस एग्जाम में टेस्ट कर रहा है। तो पैटर्न जो है वो यस हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, इस साल भी पैटर्न एग्जाम का चेंज हुआ है, ठीक है, राइट। नाउ अब बात कर लेते हैं भैया कट ऑफ की। तो 2024 का एक ट्रेंड लिख रखा है मैंने। अब मैं पहले बता दूं आप सभी को, एकदम क्लियर कर दूं मैं कि डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2024 का जो कट ऑफ का सारा डेटा है वो अनअवेलेबल है। अब उन्होंने सीधे सीधे 2025-26 का जो 25-26 वाला सेशन का सीयूईटी का हिसाब किताब है वो उन्होंने पूरा लगा रखा है, बुलेटिन और सारी चीज़ें, ठीक है, राइट। तो इसलिए मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा है। और डीयू में भी क्या है कि डिफरेंट कॉलेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ है। जो बहुत ज़्यादा टॉप के कॉलेजेस हैं डीयू में, है ना, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे लेडी श्री राम हो, चाहे और भी कई कॉलेजेस हैं, वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। बाकी के जो और भी कॉलेजेस हैं उसमें थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन डीयू का भी कट ऑफ समवेयर 240 प्लस के लगभग गया था लास्ट टाइम। जेएनयू में 250 प्लस किया था। अब मैं ऐसा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस के लिए भी 2-3 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, राइट। वो एक POIM वाला होता है, फिर एक IRAM करके कोड होता है शायद, ऐसे करके 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की कैटेगरी में। तो उसमें 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है, बट यस जेएनयू का कट ऑफ 250 प्लस गया, ठीक है, राइट। इसके अलावा अगर आप बीएचयू का देखो तो मुझे बीएचयू का एक्चुअली प्रिसाइज डेटा मिल गया था फर्स्ट काउंसलिंग में 232। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पूरी कैटेगरी का चार्ट बनाना एक अलग सेशन में हम बात करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा अलग तरीके से ट्रेंड बना लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक रेफरेंस पॉइंट है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में ही जाता है। इस बार पेपर देख करके कुछ ऐसे क्वेश्चन इतने ज़्यादा खराब नहीं थे कि आप कर ही ना पाओ, ठीक है, राइट। तो 250 क्वेश्चन का मतलब होता है समवेयर आपके 60 प्लस क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, राइट, है ना, इतने ना, नहीं ज्यादा, हाँ नहीं सही तो है। 250 मतलब कितना, 60 को अगर इंटू करेंगे किससे, 4 से, तो 240 होता है, हाँ। तो 250 मतलब 63 क्वेश्चंस के लगभग, है ना, राइट, 63-64 क्वेश्चंस के लगभग ये जाता है। और इसमें भी पॉइंट और सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो इस बार का कट ऑफ भी लगभग इतना रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही होने की, एक आधा क्वेश्चन, एक आधा नंबर, एक आधा कुछ ज़्यादा होने का ही चांस है, कम होने का चांस आप मत रखिए, क्योंकि अधिकतर अभी तक जितना भी डेटा मिला है, जितने भी सीरियसली पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने यही कहा कि मैम पेपर मॉडरेट था। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 60 प्लस क्वेश्चन आराम से लगाए और वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनके मोस्टली क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, राइट। तो कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि प्लस में, तो यार ये लगभग कट ऑफ जो है वो हर जगह प्लस
3 to 5 प्लस जा सकता है, ठीक है। माइनस में जाने की बहुत 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 रेयर चांस है। माइनस में अगर बहुत ज्यादा गया तो 1 या 2 ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सभी कैटेगरीज और सभी के लिए अप्लाई होगा। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है जिसके कारण सभी लोगों का एग्जाम डिसेंट जा रहा है जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट। अगर आप पढ़ रहे हो तो बाकी सब भी पढ़ रहे हो, बाकी सब पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ रहे हो, एंड दैट इज व्हाई जो कट ऑफ है वो हर साल जो आप देखोगे तो वो रेयर चांस होता है कि कट ऑफ घटे बढ़े गई। लेकिन अगेन मैं बिल्कुल यहाँ पे बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के ये कहना चाहूंगी कि ये एक मेरे तरफ से ओपिनियन ही है, ठीक है, राइट। इसे ओपिनियन के तौर पर ही लीजिए, ये कोई ऑथेंटिक और वैसा डेटा नहीं है कि मैम ने कह दिया तो ऐसा ही होगा, ठीक है, राइट। ये एक बस बात है कि यस ऐसा है, ठीक है, करेक्ट। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद और आशा है कि आप सभी को ये एनालिसिस, पैटर्न, टॉपिक्स और सारी चीज़ें जो कुछ भी हमने कवर किया वो सेशन में आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है भैया तो थोड़ा अपना समर्थन बनाए रखिए, है ना, राइट, सेशन को। और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए इस सेशन को, उनको भी बताइए, उनको भी थोड़ा सा एनलाइटनमेंट मिले। अगर आपके कोई जूनियर्स हैं, आपके कोई छोटे भाई बहन बंधु हैं जिनके काम का ये वीडियो है, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनके साथ भी इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एंड उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने की चाहत रखते हैं आपका बिल्कुल वही एडमिशन होगा। और मिलेंगे आप सभी से काउंसलिंग के बाद। आप सभी का एक्सपीरियंस जानने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑल आफ्टर काउंसलिंग प्रोसेस। और जब आप एनरोल हो जाओगे और फिर बताओगे कि मैम बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेहनत करी, हिम्मत नहीं हारी, कॉन्फिडेंट रहे, खुद पे विश्वास रखा, और आज जिस यूनिवर्सिटी में कल सपना देखते थे पढ़ने का, आज वहां पे काउंसलिंग कॉल लेटर लेकर के बैठे हुए हैं, एडमिशन लेकर के बैठे हुए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट।